नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त है भारत की बात बताता हूं का। आज आपको बताएंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है अगले 1 घंटे में। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं क्या है आज आपके लिए खास। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। दिखाएंगे कट्टरपंथी हादी के जनाजे में 1 लाख लोगों के बीच क्या घुस गए आईएसआईएस के आतंकी और किसने जनाजे में लहराए आतंकी झंडे। क्यों भारत के बॉर्डर पर अलर्ट हो गई सेना। बात करेंगे एसआईआर पर मचे बवाल के बीच आज पीएम मोदी बंगाल पहुंच गए और उन्होंने वहां से घुसपैठियों को क्या अल्टीमेटम दिया। बंगाल में डेमोग्राफी बदलने से क्या बांग्लादेश जैसा संकट होगा। इसके साथ देखेंगे कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने आईएसआईएस से ले लिया है इंतकाम और क्या है अमेरिका की वो डर्टी फाइल से जिससे दुनिया के रईसों में मच गई है खलबली। बात फिर करेंगे बिहार की और बताएंगे हिजाब विवाद वाली लड़की डॉक्टर नुसरत को किसने कर दिया 3 लाख सैलरी और फ्लैट वाली नौकरी का ऑफर। और इस मुद्दे पर बिहार झारखंड में मच गया है सियासी बवाल। और आखिर में दिखाएंगे ठंड और कोहरे ने कैसे कर दिया बेहाल। यूपी से दिल्ली और एमपी तक कैसा है ठंड का हाल। कोहरे पर योगी ने दिया है ऑर्डर। आगे विस्तार से हम बात करने वाले हैं, लेकिन इन सारी खबरों पर बात करें उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता हादी का अंतिम संस्कार हुआ। छात्र नेता बोले शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दे। उपद्रवियों ने बीएनपी नेता के घर 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। बंगाल में बाबरी बनाने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की धमकी। बोले ये कोई अयोध्या नहीं जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। अब तक 20 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा होने का किया दावा। थाईलैंड कंबोडिया में जारी लगातार भीषण बमबारी। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान से कंबोडिया का कसीनो उड़ाया। अटैक के दौरान भयानक ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया। पश्चिम बंगाल के नादिया की रैली से पीएम का टीएमसी पर निशाना। कहा बंगाल में चल रहा है महाजंगल राज, टीएमसी को घुसपैठियों से प्यार। असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। इंडोनेशिया में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। सैलाब में कई रिहायशी इलाकों में हालात खराब। अब तक 900 से ज्यादा मौत हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट पर पायलट सस्पेंड। यात्री ने दावा किया कि सिक्योरिटी चेक के दौरान पायलट ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर लहूलुहान तस्वीर शेयर करने के बाद कार्रवाई। अमेरिका ने किया सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप बोले वादा पूरा किया। असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 1 घायल। हादसे की वजह से ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे। कोहरे के कारण हादसे की आशंका। अमेरिका में 100 साल पुराने पुल को ध्वस्त किया गया। 1931 में इस पुल का निर्माण पूरा हुआ था जिसे ब्लैक हॉक आई ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पार्टी में पहुंची अभिनेत्री मल्लिका शेरावत। सोशल मीडिया पर जारी की वीडियो। तोशखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान और पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा, 16 करोड़ 40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। गिफ्ट में मिली 2 करोड़ की घड़ी की कम कीमत बताकर घोटाले का है मामला। रूस में इरकुत्स्क प्रांत में बर्फीले तूफान से तबाही। कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। इन हादसों में 19 लोग घायल हुए। तमिलनाडु में बड़ा बस हादसा। हाईवे पर निजी बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 13 लोग घायल हुए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, उनकी जगह अक्षर पटेल उपकप्तान है। स्क्वाड में ईशान किशन की वापसी हुई। सोशल मीडिया पर चल रहे अंडे खाने से कैंसर के दावे को FSSAI ने किया खारिज। कहा दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, कैंसर होने की बात बेबुनियाद। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से गदर मचा हुआ है। उसकी तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, बांग्लादेश बॉर्डर पर कैसे गदर मचा हुआ है। हादी के लिए भीड़ उमड़ गई। आप ये देखिए हर तरफ जहां तक कैमरे की नजर है आपको भीड़ नजर आएगी। उसके पीछे की वजह यह है, आपको बताएं कि हादी की मौत के बाद से जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग वहां के लोग कर रहे हैं और हादी के समर्थक कर रहे हैं।
और हादी के लिए जो भीड़ उमड़ी उसमें सड़कें पूरी तरह से लोगों से भरी नजर आई। जहां ये पूरा कार्यक्रम था वहां पर सब कुछ इलाका भरा हुआ नजर आया। लोगों की भीड़ थी, तिल रखने तक की जगह नहीं थी। ढाका और बांग्लादेश के एक और आप तस्वीर देखिए, जब हादी के लिए नारेबाजी हो रही है वहां पर और हाथों में झंडा लेकर के लोग हादी के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी संख्या में भीड़ है उतनी ही ज्यादा आवाज वहां से निकल रही है और लोग नारेबाजी कर रहे हैं हादी के समर्थन में। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब संसद के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग नारेबाजी कर रहे थे और इनकी मांग यह है कि जो हत्यारे उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ढाका के बाहर की यह तस्वीर है। जब आप ये देखिए कि ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ और एक तस्वीर आपके सामने है। जब बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि संसद के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और एक और तस्वीर आप देखिए, यह भी ढाका की तस्वीर है, लेकिन बॉर्डर की ओर कूच करती भीड़ नजर आ रही है। यह बॉर्डर की तरफ भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन्हें रोकने की भी कोशिश हुई सेना की। और इस दौरान आपको बताएं, बेनापोल की तस्वीर आपके सामने बांग्लादेश की, जब बॉर्डर की ओर भीड़ कूच करती हुई नजर आ रही है। एक और तस्वीर आप देखिए, बांग्लादेश में फिर बेकाबू हो सकती है भीड़। उसकी वजह यह है कि जितनी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, इस बात की आशंका ज्यादा बढ़ गई है कि भीड़ बेकाबू हो सकती है। तो आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आपने बांग्लादेश की तस्वीर देखी, अब हिंदुस्तान की आप तस्वीर देखिए। यह बॉर्डर की तस्वीर है, जब बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी पहुंचे बंगाल और उन्हें नादिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो मौसम खराब होने की वजह से वो उतर नहीं पाए और उसके बाद ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे और उन्होंने तमाम बातें जो कही वो आज आपको सुननी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पहुंचे बंगाल के बॉर्डर पर और आप देखिए कि आज एक तरफ त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की भी बड़ी बैठक हुई। तो एक तरफ प्रधानमंत्री बॉर्डर पर पहुंचे और दूसरी तरफ त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई। सुरक्षा बलों ने एक हाई लेवल बैठक की है और उनकी नजर बॉर्डर के तमाम एरियो पर है और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या यह माना जाए कि बॉर्डर पर भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अलर्ट पर नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए, घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस की कट्टर गैंग के आतंक, हिंदू की हत्या और बिगड़ते हालात के बीच मोदी ने बॉर्डर पर दस्तक दे दी।
बांग्लादेश के घुसपैठियों और कट्टरपंथियों के सामने अब मोदी दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। शेख हसीना के विरोधी नेता की हत्या पर ढाका जल रहा है। कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं को निशाना बना रही है। तब मोदी ने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर कट्टर ब्रिगेड और घुसपैठियों को सीधा संदेश दे दिया है। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है। कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। मोदी और भारतीय फौज भी एक्शन में आ गई है। बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं ताकि किसी भी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दे सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हादी के बहाने बॉर्डर की ओर कट्टरपंथी कैसे कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान का अंतिम संस्कार हुआ। बांग्लादेशी संसद के पास राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में मानिक मियां एवेन्यू में हजारों लोगों की भीड़ मौजूदगी में दफनाया गया। और आपको बताएं कि शेख हसीना के विरोधी नेता हादी के जनाजे में कई कट्टरपंथी पहुंचे। अलकायदा से जुड़े नेता भी जनाजे के दौरान देखे गए। इतना ही नहीं, ढाका में कट्टरपंथियों ने आईएसआईएस के झंडे भी लहराए हैं। दावा है हादी की मौत को कट्टरपंथी अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर ये कट्टरपंथी फिर से उपद्रव करना चाहते हैं। हादी के अंतिम संस्कार के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क सकती है। इसलिए अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, क्योंकि हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी संगठन हिंसा पर उतारू हैं। तभी तो इंकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया। हजारों कट्टरपंथी बेनापोल से भारत के बॉर्डर की ओर कूच कर रहे थे। उनका कहना था कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। चटगांव में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। सीमा पर कट्टरपंथियों की करतूतों के चलते भारतीय सेना भी एक्टिव है। चौकसी बढ़ाते हुए सुरक्षा बल बांग्लादेश बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए ईस्टर्न कमांड के प्रमुख भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच गए। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने जायजा लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो फिलहाल आपको बताऊं कि यह स्थिति है बॉर्डर पर। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर अब सवाल यह है कि आखिर कैसे यह सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बदलते हुए हालात पर सुनवाते हैं आपको कुछ बयान। আমরা কি এখানে কান্নার জন্য এসেছি? हम यहाँ शोक मनाने नहीं आए हैं, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। हादी की हत्या में शामिल हमलावरों को घटना के एक सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सरकार 24 घंटों के भीतर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। শরীফ ওসমান হাদিকে লক্ষ লক্ষ লোক, लाखों लोग आज यहाँ आए हैं। लोग सड़क पर लहरों की तरह उमड़ रहे हैं। लोग हादी के बारे में जानना चाहते हैं। हादी, हम आपको विदाई देने नहीं आए हैं। आप हमारे दिलों में बसे हैं और हमेशा के लिए, जब तक बांग्लादेश अस्तित्व में रहेगा, आप सभी बांग्लादेशियों के दिलों में रहेंगे। इसे कोई मिटा नहीं सकता है। বুকের ভেতরে আছো। कि इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए, लेकिन इस हाल में जैसी चीज़ें चल रहे हैं, ये बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, उन टारगेटेड अटैक हो रहा है, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, और हमारी सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं, जो हमारे देश के बारे में सोच अच्छी नहीं रखते हैं, हुआ है, जो अपनी पूरी राजनीति घुसपैठिया करके करते हैं, और ये इम्प्लाई करते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया है और वहां की सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी है? क्या हुआ है? वहाँ माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू समाज के लोगों को। भारत सरकार को जोर से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। मोदी सरकार का पॉलिसी फेलियर भी है जो बांग्लादेश में आज हो रहा है। नहीं तो इतने साल कांग्रेस का शासन रहा, हमने बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण दोस्ती के संबंध भी रखे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की एक बड़ी नाकामी है। हम हर आदमी से, हर कंट्री से दुश्मनी ले रहे हैं। पाकिस्तान पहले हमारा दुश्मन है, चाइना जैसा ताकतवर मुल्क हमारा दुश्मन है, अब बांग्लादेश वो भी हमारा दुश्मन है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा।
तो आपने देखा कि राजनीतिक दलों ने क्या मांग की है। आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। और यह तस्वीर आपको बताऊं कि यह बॉर्डर की है। जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो था उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और असम की यह तस्वीर है। असम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के लिए पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ लोगों का क्या उत्साह था, आप देखिए। और एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। आप ये देखिए, बताया यह जा रहा है कि इस एयरपोर्ट की वजह से आने वाले वक्त में आर्थिक तौर पर और इस अच्छी बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत जरूरी था और इस एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को सौगात दी और हजारों करोड़ों रुपए की यह सौगात है। और कहा यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इस दौरान लोगों में उत्साह भी था। भागीदार बनिए, हर एक के मोबाइल फोन क्या लाइट जलना चाहिए। देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। तो ये आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कैसे लोग पहुंचे ये आइए हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में समर्थक जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संख्या हजारों में थी और हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। तो आपने बाहर की तस्वीर देखी, अब यह तस्वीर आप अंदर की तस्वीर देखिए। जब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी वहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा पंडाल भरा हुआ नजर आया। आपको बताऊं कि पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ नजर आया। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और हजारों करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को दी है। और एक और अहम जानकारी आपको देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में बॉर्डर के करीब पहुंचे थे जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा और बवाल हो रहा है। तभी पीएम आज बंगाल असम से घुसपैठियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा घुसपैठिया गो बैक के नारे लगाओ। उन्होंने एसआईआर के जरिए घुसपैठिया भगाने का भी ऐलान कर दिया। कहा चुनाव आयोग ने देश में एसआईआर इसलिए शुरू किया है ताकि घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, लेकिन कुछ देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर मोदी के टारगेट पर टीएमसी और कांग्रेस थी। पीएम कोलकाता से नादिया जिले में सभा करने तो नहीं जा पाए, लेकिन ऑनलाइन सभा में उन्होंने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है, जिससे विकास रुक गया है। ममता की पार्टी पर घुसपैठियों को बचाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। कहा बीजेपी घुसपैठिया का सवाल करे तो टीएमसी वाले हमें बोलते हैं, इसी कारण घुसपैठियों को भगाने वाले एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। गो बैक मोदी के नारे लगाने वाले गो बैक घुसपैठिया भी तो कहें। ऐसे ही असम में घुसपैठियों को लेकर मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी है।
हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की गलती सुधार रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा, क्या कहा आपको, हमने आपको दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ऑनलाइन इस सभा को संबोधित किया, लेकिन क्या कहा सुनिए जरा। आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर के प्रधानमंत्री को आपने सुना, अब कांग्रेस क्या कह रही है ये भी सुनिए सर। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। इन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर क्या बयान दिया, कांग्रेस को जमकर घेरा है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बदलती डेमोग्राफी कहीं बांग्लादेश जैसा संकट तो नहीं, ये आपको समझना चाहिए। दरअसल आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य में लगातार घुसपैठियों को शरण देने का काम हुआ है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदली। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे का भी खुलकर विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि ममता घुसपैठियों को पनाह देना चाहती हैं, इसलिए वो एनआरसी से लेकर एसआईआर तक हर मुद्दों का विरोध करती रही। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी तेजी के साथ बदली है। राज्य में 1951 से लेकर 2011 तक हिंदुओं की आबादी 8.4% घटी। वहीं इस बीच मुस्लिमों की आबादी में 7.5% का उछाल आया। पश्चिम बंगाल के जो जिले बांग्लादेश से सटे हैं वहां बड़ा अंतर दिखा। 2001 से लेकर 2011 तक मुस्लिम ग्रोथ रेट हिंदुओं से दोगुना था। 1951 में दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 40% से कम थी। अब मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम हैं। मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 52% हैं। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों की वजह से माहौल ज्यादा बिगड़ रहा है। वक्फ कानून आने के बाद भी सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में भड़की। बंगाल में कुछ असामाजिक तत्व भारत के खिलाफ जहर बो रहे। कहा जाता है कि ऐसे ही डेमोग्राफी बदली तो हालात खराब हो सकते हैं। क्या सरहदी इलाकों में ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश जैसे हालात बनेंगे? तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए जरा। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, वो भारत में जो डेमोग्राफिक चेंजेस को करने के मंसूबे रखते हैं और वो उन मंसूबों को हासिल करने के लिए अनेक तरीके के प्रयास और साजिशें रच रहे हैं। इलीगल इमाइग्रेशन के माध्यम से वो आसाम, वेस्ट बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंजेस को लाने की भी वो साजिशें कर रहे हैं कि इस नए भारत को इलीगल इमाइग्रेशन की जो चुनौती है उसको डील करना आता है और भारत इलीगल इमाइग्रेंट्स को देश के लिए खतरा नहीं बनने देगा। इस बात को ये नया भारत इंश्योर करेगा।
तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि कैसे पश्चिम बंगाल में वोट के लिए भी बवाल चल रहा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे वोट के लिए बवाल चल रहा है। और ये बवाल इसलिए क्योंकि वोट बैंक का पूरा मामला, ये देखिए, हुमायूं ने बाबरी की नींव रखी थी और उसके बाद से उनका यह दावा है कि बहुत ज्यादा संख्या जो रुपए हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें अब तक मिल चुके हैं। तो आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की जब नींव रखी गई उसके बाद शुक्रवार को जो जुमे की नमाज पढ़ी गई वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और जहां तक कैमरे की नजर है वहां तक आप देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबरी पर हुमायूं ने क्या धमकी दी, आपको जानना चाहिए। देखिए, बंगाल में बाबरी बनाने की जिद पर हुमायूं ने तब से धमकी दी, तब उन्होंने यह धमकी दी जब मस्जिद बनाने के लिए करीब 20 करोड़ का चंदा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि समर्थकों और दानदाताओं ने यह रकम दी है। इसके बाद से टीएमसी के निलंबित विधायक के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद बना देंगे। फरवरी 2026 से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान हुमायूं कबीर खुलेआम चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। बाबरी को फिर ढहाने वाले दावों पर हुमायूं कबीर ने कहा, यह कोई अयोध्या नहीं है जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। यह चुनौती उन लोगों को दी गई जो बाबरी तोड़ने का दावा कर रहे थे। दरअसल कई हिंदूवादी नेताओं ने बाबरी मस्जिद पर कहा था, अयोध्या की तरह बंगाल वाली बाबरी को भी वही हाल करेंगे। मुर्शिदाबाद की बाबरी पर बाबा बागेश्वर ने भी यही कहा। बोले, बाबर के नाम पर धार्मिक स्थल स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार हैं। इसी के बाद हुमायूं कबीर हाथ ना लगा देने की चुनौती दे रहे हैं। कहा, बाबर से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह नाम इसलिए रखा क्योंकि बाबरी मस्जिद को ढहाने से हमें आज भी दर्द होता है। बाबरी की जगह शुक्रवार की नमाज होगी। लाखों ईंटें आ चुकी हैं। जय श्री राम बोलना सही तो अल्लाह अकबर बोलना भी एक तरीके से सही है। और कैसे आपको मैं बताऊं कि यह पूरा चैलेंज चल रहा है। अब आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर और बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का नाम जानबूझ के रखा गया है। नहीं, वो बाबर के साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। आप बाबरी मस्जिद कब तक बना के तैयार कर देंगे? फरवरी में फर्स्ट वीक में ये काम शुरू होगी, 3 साल में पूरा कर। जब आप बात कर रहे हैं तो इसके खर्चे की, ये खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा सारा मुसलमान लोग मेरा को पैसा दे रहे हैं। जो पैसा दे रहा है ना बाबरी मस्जिद के लिए, वो पैसा यहाँ आके ऑनलाइन में लोगों को काउंट करके यही लॉक करके रखा। यहाँ कितना हो गया अभी तक? कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, वो मेरा लड़का वो सब देख। तो ये घर इस समय स्ट्रॉन्ग हाउस बना हुआ है जी, स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है ये वो हिंदू लोगों को और मुस्लिम लोग को राम मंदिर बना रहा है। वो जय श्री राम बोल रहा है, तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का ये तो हक है, मेरा मुसलमान का हक है। दीदी बदल गई है कि दीदी की राजनीति? दीदी जो पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं। दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया। 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में होगा। वो कौन कुर्सी में बैठेगा, वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं बैठने पाएगी। देसी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। तो पश्चिम बंगाल पर बवाल मचा हुआ है बाबरी पर, लेकिन एक बार आइए फिर से आपको बांग्लादेश ले चलते हैं और ढाका की यह तस्वीर आपके सामने है। कट्टरपंथियों ने आज आईएसआईएस के झंडे लहरा दिए। आपको बताएं कि कट्टरपंथियों को आप देखिए जिन्होंने आईएसआईएस के झंडे लहरा दिए। का था आदि के नमाजे जनाजा का, और इसी दौरान आईएसआईएस के झंडे वहां पर लहराए गए। एक एक करके कई हाथों में आईएसआईएस के झंडे नजर आए।
एक और आप तस्वीर देखिए, जब जनाजे में भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आप देखिए लोग बैरिकेड को, जो बांस लगाकर रास्ता रोका गया था, उस रास्ते को भी लोग कूदते फादते नजर आए। एक और तस्वीर आप देखिए, हादी का शव दफनाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। इस दौरान आप देखिए कि पूरी भीड़ आपको नजर आ रही है। और ये देखिए, जब हादी का शव दफनाने के लिए ले जा रहे थे, उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और लोग उस दौरान नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी करते करते लोग वहां पर पहुंचे थे। और एक और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं, शव वाहन जो है, जो हादी का शव ले जा रहा है, उस वाहन पर भी कैसे लोग उमड़ पड़े और उस पर भी लोग खड़े हो गए। वहां पर भी समर्थकों की संख्या आपको नजर आई और बीच सड़क पर क्या हालात थे आप देखिए। সামনে থেকে সরে যান, গাড়িটা চলতে পারছে না তো। আপনারা সহযোগিতা করুন, গাড়ির সামনে থেকে সরে যান। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, बाहर जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कितनी संख्या में लोग देखिए आप सड़कों पर हैं और इन्हीं सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। आज हादी के नमाज जनाजा से पहले आपको देखिए तस्वीरें, जब लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। एक और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं, मानिक मियां पैलेस के अंदर नमाज पढ़ी गई और यह संख्या भी आपको नजर आएगी, कैसे इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। जहां तक कैमरे की नजर है, लोगों की भीड़ नजर आएगी और हादी के समर्थन में एक तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं, जहां मानिक मियां पैलेस के अंदर नमाज पढ़ी गई। और हादी के नाम पर उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या सलाह दी है, सुनिए जरा। स्थिति बहुत चिंताजनक है और यह स्थिति दिन पे दिन और बुरा होते जा रहे हैं। चारों तरफ आगजनी, खून खराबा, लूट, ये आम मामला बन चुके हैं। एक हिंदू लड़का, उनको जलाए जाते हैं, रस्सी पे पैर में टांग के जलाए जाते हैं। ये भयानक दृश्य भी हम देखने को मिलते हैं। ये बड़ा चिंताजनक है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कट्टरपंथियों की हाथ में जा रहे हैं। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, दीपू को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये तस्वीर आप देखिए, जब वो मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दीपू के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए इस पूरे मामले में। और उसी की वजह से आप देखिए कि लोग मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि दीपू को इंसाफ मिले। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সেন্ট্রাল কমিটি আজকে আসছিল আমাদের মাদারীপুর মহামানব গণেশ পাগলের। यह बात दीपू को ही, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और हिंदू को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू के साथ बदसलूकी हुई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू टारगेट पर है बांग्लादेश में और एक एक करके हिंदुओं को टारगेट करने की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, बचाने की भी कोशिश हो रही है, मगर आप देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है वहां भी हिंदू। एक तरफ दीपू की हमने तस्वीर दिखाई, दूसरी तस्वीर भी आपके सामने।
तो बड़ी बात यह है कि हिंदू अत्याचार पर घिर गई है यूनुस सरकार, और यह हरकत में भी आई है क्योंकि लगातार बनते दबाव के बाद को मैं बताऊं कि आरोपियों को दबोचा गया है। और यह आपको समझना चाहिए कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के मुखिया यूनुस ने पोस्ट कर यह जानकारी दी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम भी आइए आपको बताते हैं। मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, इसके अलावा मानिक मियां, इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमगीर हुसैन, मिराज हुसैन भी आरोपी है। आपको बताएं कि दावा है कि इन्हीं लोगों ने दीपू को पीटा, लटकाया और फिर उसे जला दिया। घटना से पहले दीपू को पुलिस कस्टडी में भी डराया गया, यानी यूनुस की पुलिस भी एक हिंदू की सुरक्षा नहीं कर पाई। इस बीच बांग्लादेश में एक और हिंदू से बदसलूकी की गई। भीड़ ने सरेआम एक हिंदू युवक पर हमला करने की कोशिश की, जबकि उसके पकड़कर बांग्लादेश के 2 सुरक्षा बल ले जा रहे हैं। इसी दौरान गोविंदा दास के कपड़े खींचकर उसे मारना चाहा, जबकि वो बार बार कहता रहा कि मैं बस एक रिक्शा चालक हूं, जबकि भीड़ उसे कट्टरपंथी और विरोधी मानकर टारगेट करती रही। दावा है कि गोविंदा दास के हाथ में एक कलावा भी बंधा था। तो इस तरह से आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले पर यूनुस सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही। लेकिन एक बार बात फिर से दीपू की, क्योंकि दीपू के पिता ने फोन पर एनडीटीवी को क्या बताया ये आपको सुनना चाहिए। हमने इसे फेसबुक पर देखा, फेसबुक से ही हमें इसके बारे में पता चलने लगा। फिर और भी लोग इसके बारे में बताने लगे और फिर हमें तब पता चला जब किसी ने मुझसे कहा मेरे भाई को बुरी तरह पीटा गया था। फिर आधे घंटे बाद मेरे चाचा आए और मुझे बताया कि वह मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शरीर बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने जले हुए धड़ और सिर को एक साथ बाहर बांध दिया था। ये बहुत भयानक था। मैं क्या कहूँ, वो पैगंबर के बारे में कुछ कह रहे थे, नबीजी के बारे में। बस एक छोटी सी बात, और देखिए आज उसकी वजह से कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। सरकार की तरफ से किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं, लेकिन आप देखिए कि कैसे लोगों के अंदर इसको लेकर के गुस्सा भी है। अब ये देखिए कि वाराणसी की तस्वीर आई, आपको दिखाते हैं। वाराणसी में आप देखिए कि यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पुतले जलाए और लोगों का गुस्सा देखा गया। लिखा है बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, विशाल भारत संस्थान के ये लोग हैं। क्योंकि जब तक सारे लोग मिल करके एकजुट नहीं होंगे तब तक ये हिंसा खत्म नहीं होगी, और हिंदू भाइयों को भी एकजुट होना पड़ेगा। सारी उनको वो किया जा रहा था और सीधे हिंदू समाज जो है वो पूरी दुनिया में। वाराणसी की तस्वीर आपने देखी, अब जम्मू की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर भी लोगों का गुस्सा है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपके सामने है, जम्मू में बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान लोगों ने यूनुस सरकार के पुतले भी जलाए हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इस पर नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हिंसा के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू 32% थे, आज वो 8%, 7% रह गए हैं। दीपू दास को किस प्रकार से मारकर और उसको लटकाकर जिंदा जलाने का काम जो है बांग्लादेश के अंदर किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कहां है अब ह्यूमन राइट्स वगैरह। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे और इनके दूतावास जो इनके राजदूत हैं उनको वापस भेजा जाए और अपने राजदूत को वहां से वापस लाया जाए और किसी प्रकार का व्यापार बांग्लादेश देश के साथ न किया जाए। बांग्लादेश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पे रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों या अल्पसंख्यक से जो भी जुड़े लोग हैं उनके साथ सही व्यवहार हो। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहां के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं, जैसे अफगानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में है।
एक हिंदू भाई को मार डाला, ये बहुत दुखद है। हम इसको कंडेम करते हैं। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को आग दिखाए। बांग्लादेश को बनाया इंडिया ने, पाकिस्तान से टुकड़ा करके बांग्लादेश को कंट्री बनाने में इंडिया का जो एहसान है बांग्लादेशियों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये और ना ये कानून कहता है। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी खबर की बात करते हैं। ट्रंप ने कैसे आईएसआईएस से ले लिया है, और आपको बताऊं कि ट्रंप ने आज आईएसआईएस से बदला ऐसे लिया कि कई फाइटर जेट ने उड़ान भरी, और यह तस्वीर आपके सामने है। टारगेट पर आईएसआईएस के ठिकाने थे, इन जहाजों ने उड़ान भरी और उसके बाद उन्होंने अटैक किया है। यह तस्वीर देखिए। तो ये आपने उड़ान भरने की तस्वीर देखी। अब ये देखिए तस्वीर जब सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने पर इन जहाजों ने अटैक कर दिया, उसके बाद की ये तस्वीर है जब बम गिराए गए और इस दौरान धमाका हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सीरिया के आईएसआईएस के ठिकानों पर ट्रंप के सैनिकों ने कर दिया है अटैक। दरअसल 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या हुई थी 3 दिसंबर को, आपको बताऊं। उसके बाद से ही ट्रंप ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और अमेरिकी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब ट्रंप ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद से यह माना जा रहा था कि ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं, और उसके बाद उन्होंने बदला लिया और अमेरिकी सैनिकों की हत्या का ट्रंप ने बदला ले लिया है। आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बम बरसाए गए। सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के 1 हफ्ते के अंदर ट्रंप का बदला। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को अमेरिकी फाइटर जेट ने धुआं कर दिया। 2 अमेरिकी जवानों की मौत के बाद ट्रंप ने जवानों को श्रद्धांजलि दी और अमेरिकी सैनिकों को हमले का ऑर्डर भी दे दिया था। आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों से लेकर हथियार स्टोर तक अमेरिकी हमले में जमींदोज हो गए। तो आप ये देखिए कि ट्रंप ने कहां-कहां निशाना बनाया है, ये आपको देखना चाहिए। देखिए पलमायरा, जो पलमायरा जगह है वहां पर निशाना बनाया ट्रंप के सैनिकों ने। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएसआईएस के वो ठिकाने हैं जहां पर अमेरिकी जेट ने देर रात बमबारी की और निशाना बनाया। आपको बताऊं कि सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात हैं जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं, और उन्होंने पलमायरा में निशाना बनाया जो यहां आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में वो लगातार जुटे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि सीरिया इराक के बड़े हिस्से पर आईएसआईएस ने कब्जा किया, और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। सीरिया के प्राचीन पलमायरा शहर पर भी कब्जा है, और अब सीरिया के पलमायरा शहर पर अमेरिकी फाइटर जेट ने बम गिराए हैं। और आइए आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप ने आईएसआईएस से बदला लिया। दरअसल आपको बताऊं कि अपने 3 नागरिकों की मौत के बाद अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है। सीरिया में आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर जोरदार बमबारी हुई। इसमें आईएसआईएस लड़ाके, हथियार भंडार और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। ऑपरेशन में F-15 A-10 फाइटर जेट शामिल थे। अपाचे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। F-15 ईगल, F-10 थंडरबोल्ट ने भी बम गिराए। इस हमले में जॉर्डन ने भी F-16 जेट से सहयोग किया। 13 दिसंबर को पलमायरा में अमेरिकी नागरिकों पर हमला हुआ था। इसमें 2 अमेरिकी जवान समेत 1 नागरिक की मौत हो गई थी। अमेरिका ने आईएसआईएस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि आईएसआईएस ने अमेरिकी जवानों की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी।
इसके बाद अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे। आयोवा का हॉक आई स्टेट कहा जाता है। ट्रंप ने हमले को सफल और बेहद सटीक बताया है, लेकिन अब इस पूरे हमले को लेकर के ट्रंप ने क्या कहा है वो आप सुनिए। अभी 2 घंटे पहले हमने सीरिया में ISIS के उन गुंडों पर हमला किया जो 5 साल पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए विनाश के बाद फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन पर करारा प्रहार किया। मैंने उन आतंकवादियों पर एक बड़ा हमला करने का आदेश दिया जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे 3 महान देशभक्तों की हत्या कर दी थी। ये हमला बहुत सफल और सटीक था। और अब इससे आगे का भी सवाल है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब वेनेजुएला पर भी हमला करेंगे? इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। वेनेजुएला पर हमला करेंगे ट्रंप, बड़ा सवाल है। अमेरिका और वेनेजुएला में टकराव जो है वो बहुत चरम पर है इस वक्त, और उसी को लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका वेनेजुएला पर भी हमला करने वाला है? देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका वेनेजुएला में इराक जैसा हमला कर सकता है। ट्रंप एक ऑर्डर पर साइन करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि वेनेजुएला के पास सामूहिक विनाश का हथियार है, इसकी घोषणा होगी। अमेरिका ने इराक पर हमले के दौरान भी ऐसा ही कहा था। दरअसल अमेरिका वेनेजुएला में तेल को लेकर जंग चल रही है। वेनेजुएला के पास तेल का विशाल भंडार है। तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है। दुनिया के तेल का करीब 20% हिस्सा वेनेजुएला के पास है। पहले अमेरिका भी वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन अभी चीन वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त कर लिया था। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार को अमेरिका का बताया था। ट्रंप का आरोप है 1976 में वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों को भगाया था, साथ ही अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली थी। वेनेजुएला पर इसे चोरी से हथियाने का आरोप भी लगता रहा है। वेनेजुएला से सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस करने के लिए कहा। अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसके बाद से दोनों देशों में टकराव हर दिन तेज होता जा रहा है। इसके बाद से दोनों देश आमने सामने हैं। और अब आपको मैं बताऊं कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से क्या कहा है वो भी आप सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के दुश्मन फेंटनाइल की तस्करी कर रहे हैं क्योंकि वे अमेरिकियों को मारना चाहते हैं। अपने देश को इस घातक जहर से बचाने के लिए फेंटनाइल को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिका की डर्टी फाइल्स के बारे में। जी हां, इसको लेकर चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है, मगर अब इसको लेकर के और क्या जानकारी आई है आइए आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका की डर्टी फाइल्स है हॉट टब में बिल क्लिंटन, और जो तस्वीर है उसमें आपको मैं बताऊं कि अमेरिका की डर्टी फाइल्स में अमेरिका में एप्स्टीन से जुड़ी फाइल के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। अमेरिका के कई नेताओं, हॉलीवुड एक्टर, ब्रिटिश प्रिंस की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के विवादित अरबपति जेफरी एप्स्टीन की फाइल से हड़कंप मच गया है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें सामने आई। इसमें क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में वो हॉट टब में नजर आते हैं। ये तस्वीर वायरल हो रही है। बिल क्लिंटन एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। महिला का चेहरा ढक दिया गया है। एक तस्वीर में क्लिंटन अपनी सेक्रेटरी रही मोनिक लेविंस्की की पोशाक में दिख रहे हैं। क्लिंटन ने तस्वीरों को लेकर कहा उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मशहूर गायक माइकल जैक्सन की तस्वीर भी इसमें सामने आई। वो एक तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ दिख रहे हैं। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की भी तस्वीर सामने आई है। इसमें ब्रिटिश प्रिंस 5 महिलाओं के पैरों पर लेटे दिख रहे हैं। सभी के चेहरे को छिपा दिया गया है। फोटो एल्बम में ट्रंप की भी कई तस्वीरें दिख रही हैं। इसमें ट्रंप कई लड़कियों के साथ दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं।
ट्रंप की इसको लेकर आलोचना भी हुई थी। इन दस्तावेजों में एक पुरानी कॉन्ट्रैक्ट बुक भी मिली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है। जेफरी एप्स्टीन एक कुख्यात यौन अपराधी और अरबपति था जिसने पहली बार 2005 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। जेल में उसकी मौत हुई थी। उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी और ये तस्वीरें सामने आने के बाद आपको मैं बताऊं कि हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और खबर की, और ये खबर हिंदुस्तान की है। जब बिहार में खबर आपको बताऊं कि बिहार को लेकर के जब हिजाब के बाद जब विवाद हुआ तो विवाद यहीं रुका नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला गया। और ये तस्वीर आप देखिए, जब नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया था और उसके बाद से ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए, नुसरत परवीन का घर है ये, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि उनको नौकरी ज्वाइन करनी थी, उन्होंने अभी तक नौकरी नहीं ज्वाइन की है और सन्नाटा पसरा हुआ है उनके घर के बाहर। ये नुसरत परवीन का घर है जिन्हें ज्वाइन करनी थी नौकरी, लेकिन उनके घर के बाहर सन्नाटा है। एक और तस्वीर आपके सामने है। आप ये तस्वीर देखिए कानपुर की, उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो भी कुछ हुआ बिहार में उसके खिलाफ ये विरोध हो रहा है। और प्रदर्शन करने वाले लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता बताए जाते हैं और बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नहीं थम रहा विवाद और हिजाब को लेकर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताऊं कि दरअसल नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग का आज आखिरी दिन था। उन्हें पटना सदर के सबलपुर पीएचसी में ज्वाइन करना था। शाम 6 बजे तक नुसरत परवीन को पीएचसी में रिपोर्ट करना था। उनका अलॉटमेंट तय था लेकिन वो समय पर नहीं पहुंची। सिविल सर्जन ने कहा कि ज्वाइनिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन फैसला बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। नुसरत वही है जिनका सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया था। उस दिन नीतीश आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। जब नुसरत का नंबर आया तो उनके चेहरे पर हिजाब लगा था। सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया और फिर उनका हिजाब खींच दिया। उसके बाद से कहा जा रहा था कि नुसरत ज्वाइन नहीं करेंगी, लेकिन उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि वो ज्वाइन करेंगी। आज नुसरत परवीन के पीएचसी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस बीच हिजाब कांड को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। और आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के सिविल सर्जन ने क्या दावा किया है, क्या कहा है, वो सुनिए। 2 बजे तक मेरी जानकारी में उन्होंने योगदान नहीं किया है। संभावना तो यही होता है, अगर वो आती यहाँ अभी हम लोग उनका योगदान लेंगे और उनको लेटर इशू करेंगे हम लोग, तो फिर वो वहाँ ज्वाइन करके कार्य करेंगे पटना सदर में। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? अब इंतजार का क्या है, हम तो हैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद, रहेंगे भी। इंतजार क्या होता है। और आप ये देखिए कि हिजाब विवाद पर झारखंड वर्सेस बिहार हो गया है। ये विवाद कैसे झारखंड वर्सेस बिहार हो गया है, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन मिलेंगे, ये झारखंड के मंत्री ने दावा कर दिया है। उन्हें मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा, रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। झारखंड में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। और उसके बाद बिहार की तरफ से नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू के, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं झारखंड के मंत्री, उन्हें अपने राज्य के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। मंत्री को नियुक्ति का झारखंड में कोई हक नहीं है। झारखंड में यूनानी डॉक्टर को सिर्फ 40,000 रुपए मिलता है, वहां सरकारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिलती है। तो वो आपको बताऊं कि कह रहे हैं कि ये पूरा विवाद है। लेकिन इरफान अंसारी और नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। किसी के साथ भी अगर इस तरह का अवैध व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया। आपने उसको छेड़ा है, आक्रोश है लोगों में। और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य मैंने कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं। अरे अपने तो आप राजनीति में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए हैं,
तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्या बहाल करिएगा। पूरे झारखंड की अस्मिता पर यह हमला है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि अनुबंध पर चिकित्सकों का मासिक वेतन कितना है। तो ऐसे लोगों को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। माफी मांगिए जल्दी से। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ठंड बेहिसाब है। जी हां, ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कैसे दिल्ली में लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ये दिल्ली की तस्वीर आप देखिए जहां पर कोहरे और प्रदूषण का कॉकटेल है। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। गाड़ियां जहां तक जा रही हैं लोगों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। और अब आगरा लिए चलते हैं आपको। आगरा में देखिए कि ताजमहल ढक गया है, कोहरे से गायब हो गया है ताजमहल। ताजमहल कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहां से आराम से आप ताजमहल देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ कोहरे की धुंध में छिप गया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ठंड को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कोहरा बेहद हो रहा है और दिक्कतें हो रही हैं बहुत वाहन चलाने में। सर्दी के साथ साथ ये काफी कोहरा बढ़ा है। इस कोहरे के कारण से आवागमन प्रभावित हुआ है और प्रदूषण भी बढ़ा है। सांस लेने में दिक्कत होती है, वाहन चलाने में दिक्कत होती है, विजुअलिटी बहुत कम है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, नहाने में बहुत परेशानी हो रही है, काफी ठंड पड़ रही है। चलाने में प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, कोहरा ज्यादा हो रहा है, रोड पे सवारी जीतना हो रही है, एक दूसरे से परेशानी ज्यादा हो रही है। ठंड भी मुकाबले ज्यादा है, नॉक वॉक सब बंद है और उसको सहारा लेना पड़ रहा है। बाइक रुक रही है, चल रही है और हाथ सेक के पब्लिक जा रही है। कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। बहुत दिक्कतें आ रही हैं गाड़ियां चलाने में, कोहरा बहुत ज्यादा है। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। T20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान हो गया है, लेकिन गिल आउट हो गए हैं और ईशान इन हो गए हैं। जी हां, देखिए कि कैसे शुभमन गिल इस पूरे जो टीम है उससे बाहर हो गए हैं, लेकिन ईशान किशन की एंट्री हो गई है इस पूरे मैच में। आप ये देखिए कि T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है और शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है फिलहाल, और साथ ही अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान बना दिया गया है। टीम में ईशान किशन की वापसी हुई है। भारत T20 विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन है। विश्व कप के बाद भारत ने सभी T20 सीरीज जीती है। टीम में 4 ऑलराउंडर को भी जगह मिली है और ये टीम रही। टीम आपके सामने है। T20 विश्व कप की टीम आपके सामने है। आप ये देखिए, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। इसके अलावा आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदरम और ईशान किशन, इनको टीम में रखा गया है। और ईशान किशन ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। आज थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूँ सर। सही, आपके कैप्टेंसी में झारखंड ने फर्स्ट टाइम सर ट्रॉफी जीता सर। हाँ पता है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, खुश हूँ। शतक भी आपने मारा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। और अब बात करते हैं एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर की, क्योंकि सितारों का जमावड़ा लगा और इंडियन ऑफ द ईयर में दिग्गजों को सम्मान दिया गया। और आप ये देखिए कि कैसे आज एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर का ये पूरा कार्यक्रम था, जहां पर सितारों का जमावड़ा लगा, बड़े बड़े लोग पहुंचे और एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर में सुपरस्टार पहुंचे। एनडीटीवी के मंच पर बड़े सितारों का संगम हुआ। बॉलीवुड में विक्की कौशल का जादू छाया, उन सितारों का सम्मान जिन्होंने मान बढ़ाया। क्रिकेट में कमाल, बेटियां बेमिसाल, जी हां, वर्ल्ड चैंपियन बेटियों को एनडीटीवी का सम्मान। और एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 की बात कर रहे हैं, जिसमें सिनेमा जगत के साथ खेल जगत में अपना नाम और भारत की शान बढ़ाने वालों को अवार्ड दिया गया। इस बार यह सम्मान भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिला। साथ ही आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। भारतीय महिला टीम ने 2025 के महिला वर्ल्ड कप में गजब का खेल दिखाया और दुनिया भर की टीमों को हराकर खिताब अपने नाम किया था। बल्लेबाजी से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाली महिला क्रिकेट टीम ने एनडीटीवी के मंच पर अपनी एक अलग ही प्रतिभा दिखाई। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का मंच तब और सुरीला हो गया जब टीम के कोच अमोल मजुमदार और जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।
वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। और इस दौरान एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने जय शाह से बातचीत भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। I was actually thinking, मुश्किल ही लग रहा है क्या करें। Ultimately, I have to be sitting and watching, but kind of anticipating that something's not going right. जय शाह said, देख ये जीतेंगे, ये भी जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे। And he was super confident and very charged up. ऐसे ये पहले भी बोला था फाइनल्स में, वर्ल्ड कप में, तब तो हुआ नहीं, but he said नहीं तू देख कि जीतेंगे, and that's what happened. So what Jai bhai gave you that confidence that these girls are going to win this time? How were you 100% convinced when Jemima was batting in the semi-finals and things weren't looking good कि इस बार तो वर्ल्ड कप अपना है? अभी तो राहुल भाई मैं मैच खत्म होने के बाद आपसे बात ही नहीं करूंगा। हर बार आप सिगरेट तोड़ देते हो। मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि आप सबको याद होगा कि 2023 में हमने 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन कप नहीं जीते। लेकिन मैंने राजकोट में बोला था कि हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और बारबाडोस में झंडा भी गाड़ेंगे। और रोहित शर्मा ने बारबाडोस में झंडा गाड़ दिया। इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि 100%। कभी कभार बोलना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप लोगों को फेस करना पड़ता है। नहीं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने द बेट्स ऑफ बॉलीवुड से इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की। इसके लिए उन्हें डेब्यूटेंट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि अपने पिता की तरह उन्हें भी अवार्ड्स बहुत पसंद हैं। ये सम्मान उन्हें किसे समर्पित किया और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए आप। The NDTV डेब्यूटेंट के लिए, क्योंकि मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती है जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली गलोच बिल्कुल नहीं। और आज इन्हीं सब चीजों के लिए एनडीटीवी ने मुझे ये अवार्ड दे दिया। सो थैंक यू एनडीटीवी for making my mom the happiest woman in the world. एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सम्मान याद दिलाता है कि सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि भारतीय के तौर पर जिम्मेदारी भी है। विकी कौशल के साथ ही अभिनेत्री जानवी कपूर को भी सम्मान दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा अनिल कपूर की ऐसी मिमिक्री की जिसे देखकर हर कोई हंसा हुआ दिखता नजर आया।